हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट में जो पूछा जाता है आपका सीडीपी में जो पैडागॉजी पूछा जाता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट में जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या फिर सेकंड पेपर, दोनों में जो फर्स्ट में जो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पाँचों में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 नंबर का कंटेंट होता है और 15 नंबर का आपका पैडागॉजी पूछा जाता है। ठीक है, तो पैडागॉजी सभी सब्जेक्ट के डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जो पैडागॉजी डिस्कस करेंगे वो हम सीडीपी की, यानी कि जो आपका बाल विकास है उसके जो पैडागॉजी पूछे जाते हैं, जो सीडीपी पूछा जाता है उसमें 15 नंबर का जो कंटेंट आता है वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में जो 15 नंबर का पैडागॉजी आता है उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज से जो है ये क्लास स्टार्ट है आपकी, जिसमें हम सीडीपी के पैडागॉजी डिस्कस करेंगे। 3 से 4 क्लासेस होंगी जिसमें सारा पैडागॉजी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि 30 नंबर लाने के लिए कंटेंट के साथ साथ 15 नंबर का जो आपका पैडागॉजी आता है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आपके 30 नंबर कंफर्म होंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। विविध शिक्षार्थियों वाली यानी कि विभिन्न प्रकार के जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी कक्षा में, जैसे एक क्लास होता है तो उसमें ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ प्रतिभाशाली वाले बच्चे ही होंगे या फिर सामान्य बच्चे होंगे, उसमें हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, तो हर तरह के बच्चे होते हैं। तो एक विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक जो रणनीतियाँ होती वो क्या होनी चाहिए, उसमें उचित समावेशन होना चाहिए या फिर मानकीकृत मूल्यांकन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। प्रासंगिक पाठ्यक्रम तो कह सकते हैं लेकिन गैर नहीं होता। दृष्टिकोण में अनियमितता ये भी कराते हैं। तो इसमें जो क्या होना चाहिए, उचित समावेशन, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे हों जिसमें विविध प्रकार के शिक्षार्थी रह रहे हों, जिसमें हर प्रकार के हों, उसमें एक समावेशन हो। ठीक है, ताकि चीज़ें जो है समझ में आए सभी बच्चों को, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हों, मंद बुद्धि हों या सामान्य बच्चे हों, सभी को समझ में आए, इसलिए उचित समावेशन करके रखना चाहिए एक क्लास में। ठीक है, एक क्लास की जो रणनीति होनी चाहिए वो उचित समावेशन वाली होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन देखने के बाद जो ऑप्शन दिए होते हैं उनको देख के ही आप समझ जाएंगे कि इसमें सही आंसर क्या है। जैसे 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये किसी भी प्रकार से नहीं लगते कि ये आंसर होंगे सही। इसका जो सही आंसर पहला ही सही लग रहा है और पहला ही इसका आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया कि कक्षा में प्रश्न, जो कक्षा में प्रश्न है वो कैसे होने चाहिए। केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं। और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए, ये गलत है ये। ठीक है, इसमें सिर्फ छात्रों द्वारा नहीं बल्कि छात्र और टीचर दोनों के द्वारा जो है प्रश्न पूछे जाने चाहिए और दोनों के द्वारा बराबर जो है आंसर भी दिए जाने चाहिए। तो पहला जो आपका जो है ऑप्शन है वो गलत होगा। सबसे पहले तो केवल देख के ही आप काट दीजिए, लेकिन फिर भी उसको पूरा पढ़िए, तो पूरा पढ़ने के बाद में ही समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन सही है कि गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कि केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा है कि किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और ना ही जवाब दिए जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्लास में अगर आप पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी क्वेश्चन पूछेगा और टीचर भी पूछेगा, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो है टीचर ही आंसर दे या फिर सिर्फ बच्चा ही आंसर दे, तो ये भी गलत है। छात्रों और शिक्षक को द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए, बिल्कुल सही। अगर जो है एक कक्षा है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, एक क्लास में अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें छात्र भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं, और साथ में शिक्षक भी प्रश्न पूछ सकते हैं जिसमें बच्चों को वो उत्तर देना पड़ेगा, ये देना चाहते भी हैं बच्चे। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि एक कक्षा में जो प्रश्न होते हैं वो छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। दोनों की अहम भूमिका होनी चाहिए क्लास में, तभी क्लास एक्टिव रहती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, या फिर
दूसरा कि समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, जी नहीं। छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए, जी नहीं। बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण, तो ये भी गलत है। इसमें सभी में एक एक शब्द ऐसे दिए हैं जो कि नेगेटिव हैं और ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है कि नामीकरण नेगेटिव होता है, अवहेलना भी नेगेटिव होता है, इसमें भी अवहेलना दिया है, तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए, यानी विभिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक जो निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, इसकी जब हम क्लास लाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ ऐसे वर्ड को ही अगर आप ध्यान देंगे जो निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप उनको उनकी मदद से, यानी शब्द जो होते हैं निगेटिव पॉजिटिव, इनकी मदद से ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो है ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, जैसे यहाँ पे हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो क्लास ज़रूर आएगी, ज़रूर देखिएगा ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। जो विविधताएं होती हैं उनको किस तरीके से शामिल करना चाहिए। पहला है आर्थिक, दूसरा है क्षेत्रीय, तीसरा है भाषाई और चौथा सामाजिक सांस्कृतिक। तो जो शिक्षिका होती है उसको अपनी कक्षा में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आर्थिक भी होनी चाहिए, क्षेत्रीय भी होनी चाहिए, भाषाई रूप में भी होनी चाहिए और सामाजिक सांस्कृतिक, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों या जो है आर्थिक रूप से बहुत बड़े हैं उनको भी शामिल करना चाहिए अपनी कक्षा में। दूसरा जो क्षेत्रीय रूप से हों, चाहे वो किसी क्षेत्र विशेष के हों या फिर अलग क्षेत्र के हों, उनको भी क्लास में रखना है। भाषाओं में अगर उनका डिफरेंट है, यानी कि कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी दूसरे क्षेत्र से आए हुए होते हैं तो वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, तो उस प्रकार के बच्चों को भी वहाँ पे शामिल करना चाहिए और सामाजिक सांस्कृतिक वाले बच्चों को तो रखना ही चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो चारों ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। पहला है कि शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों को हवाला देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन क्या है, गलत होगा। दूसरा कि शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनके निजी ज़िंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर बच्चा अपने निजी ज़िंदगी से जो है चीज़ें सीख कर उदाहरण देता है तो बच्चा क्या है, आसानी से सीखता है, तो ये ऑप्शन सही है अभी। तीसरा देख लेते हैं कि शिक्षक को केवल प्रभावी समूह से आने वाले विद्यार्थियों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जी नहीं, गलत है। और फोर्थ है कि शिक्षक को केवल अपने अनुभवों से उदाहरण देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ये सब क्या है, गलत है। केवल की बात हो रही है, केवल देख के आप वैसे भी काट सकते हैं। यहाँ पे नहीं चीज़ें समझ में आ रही तो पूरा क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल जो देते हैं बच्चे, जो शिक्षक हैं वो उनको खुद देना चाहिए और बच्चों को उनकी निजी ज़िंदगी से उदाहरण देने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में देखा है उनसे रिलेटेड वो एग्जाम्पल दे ताकि चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। सीखने में अवरोधक के रूप में, तो अवरोधक के रूप में तो देखना नहीं चाहिए। अवरोधक क्या होता है, आपका निगेटिव होता है। विविधता को नज़रअंदाज क्या होता है, ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है, ये भी गलत होगा। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत कहीं भी दिख जाए इसको देखते ही आप काट देंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले, बिल्कुल सही। जो शिक्षिका उसको विविधता को एक गुण के रूप में देखना चाहिए और जिससे बहुरूपता को क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए, महारत उन्मुख का मतलब होता है कि एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला है कि उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना। तो जोर तो हम दे ही नहीं सकते उच्च अंक, वो भी अंक प्राप्त करने के लिए, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा कि विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताओं को जीतने के लिए प्रोत्साहित, जरूरी नहीं कि जो भी प्रतियोगिताएं हो रही सभी प्रतियोगिता बच्चे जीत ही जाएं, तो इसके लिए भी प्रोत्साहित नहीं करना है, ये हो जाएगा गलत। तीसरा कि सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना, बिल्कुल सही। कोई भी चीज़ अगर बच्चे सीख रहे हैं तो उस प्रक्रिया में बच्चों को ये महसूस कराना कि वो आनंद हो, उनको आनंद भी मिले, खुशी भी मिले। ठीक है, इस चीज़ को महसूस कराना ताकि वो चीज़ों को सीखें आसानी से, तो ये ऑप्शन सही है। फोर्थ है कि असफलता से बचने के लिए उनमें डर या तनाव पैदा करना। डर या तनाव पैदा करना क्या होता है, नेगेटिव होता है। किसी भी बच्चे में हम ये नहीं पैदा कर सकते कि आप असफल हो जाएंगे, आपको डरना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए, नहीं तो आप असफल हो जाएंगे। इस तरीके से उनमें डर की भावना नहीं बैठानी चाहिए। ठीक है, ये तनाव नहीं रखना चाहिए कि आप उनको डराएं धमकाएं पर डे। हर दिन आप जब क्लास लेने जाएं तो आप उनसे ये कहें कि आप असफल हो जाएंगे, आप जो है पढ़ नहीं रहे हैं, फेल हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगी, डर की भावना आ जाएगी। तो ये एक टीचर नहीं कर सकता, इसको नहीं करना है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो, कौन से होते हैं, जो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा कि मध्यम चुनौतियों प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सही। ये जो है मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, बेहद चुनौतीपूर्ण नहीं होते हैं, पुनरावृत्ति व उबाऊ होते, ये गलत है। एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा जो प्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य होते हैं वह मध्यम चुनौतियों प्रस्तुत करते हैं। वो क्या होते हैं, मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरत के अनुकूल अपनाता है। किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है। क्या वो व्यवहारवादी है, क्या वो व्यवहारवादी है, या फिर शिक्षक केंद्रित है, प्रगतिशील है, या फिर है परीक्षा केंद्रित। तो परीक्षा केंद्रित तो होता नहीं है, ठीक है, प्रगतिशील भी नहीं, शैक्षिक शिक्षक केंद्रित नहीं होता, बाल केंद्रित होता। तो एक बार हम मान लेते हैं वो होता है व्यवहारवादी। ठीक है, क्या होता है, व्यवहारवादी होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक शिक्षिका यचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है। यानी एक अलग समूह से आने वाले बच्चे का जो सफलतापूर्वक समायोजन है वो किस तरह से करती है। पहला कि उनके लिए अलग संकाय बनाकर, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा अपने समूह से हो या फिर किसी अलग समूह से हो तो उसके लिए अलग संकाय नहीं बनाना, अलग वर्ग नहीं बनाना है। सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाना है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कि उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके, ये भी गलत है, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की उपेक्षा, उपेक्षा क्या करना होता है, ये होता है आपका निगेटिव, ये हमेशा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर यानी फोर्थ नंबर है कि उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर, बिल्कुल सही। एक शिक्षिका को वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह करना चाहिए कि उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर जो है रखना चाहिए अपने क्लास में। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। प्रभावशाली शिक्षण कब होता है, प्रभावशाली शिक्षण जो है वो कब होता है, जब व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाए, बिल्कुल नहीं। अनदेखा क्या होता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होता है। जब संप्रत्ययों को अमूर्त बनाकर व असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए, ये भी गलत होगा। संदर्भित होता तो एक बार हम मान लेते हैं यहाँ पर असंदर्भित है, तो इसका मतलब ये गलत है।
जब वो कक्षा का वातावरण भय और तनावपूर्ण पर आधारित हो। भय और तनावपूर्ण क्या होता है? निगेटिव होता है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। 4th नंबर कि जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा व संबोधित किया जाए। बिल्कुल सही। प्रभावशाली शिक्षण तब होता है जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा व संबोधित किया जाए। तो इसका 4th ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी 3 ऑप्शन क्या हैं? गलत है। आप सीधे सीधे देख सकते हैं किस तरीके से गलत इसमें पहले से ही नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षा केंद्रित। शिक्षा केंद्रित मतलब कि उसमें जो है शिक्षक को प्रधान विशेषता दी जाती है, ठीक है, ना कि बच्चे को। शिक्षा केंद्रित का मतलब होता है कि वहाँ पे शिक्षक को यानी टीचर को केंद्र में रखा जाता है, बच्चे की कोई वहाँ पे भूमिका नहीं होती है। तो कौन सी पद्धति शिक्षा केंद्रित है? क्या वो सहयोगात्मक शिक्षा है, या फिर व्याख्यान है, या फिर अवधारणात्मक मानचित्रण है, या फिर प्रयोगों का संचालन है? तो जो पद्धति शिक्षा केंद्रित होती है वो कौन सी है? तो वो है आपका व्याख्यान, ठीक है। व्याख्यान का मतलब कि एक टीचर उस भाषण दे रहा है, चीज़ों को व्याख्या करते जा रहा है, ना तो प्रश्न पूछ रहा, ना तो ये देख रहा कि बच्चे की रुचि है कि नहीं है, बच्चों से वो कांटेक्ट कर ही नहीं रहा, सिर्फ वो एक लेक्चर दे रहा। तो ये क्या होता है? वो शिक्षा केंद्रित होता है, ठीक है। यानी शिक्षक अपने तरीके से ही पढ़ा रहा है, ये नहीं देख रहा कि बच्चे की इंटरेस्ट है इसमें कि नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है कि सो रहा है। तो वो क्या होता है? शिक्षा केंद्रित होता है। तो इसका 2nd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों को संस्कृति और भाषा को शामिल कर सकें, ठीक है, पहला सही है। कि जो विविध शिक्षार्थियों वाली, विविध मतलब कि हर प्रकार के जो शिक्षार्थियों वाली बच्चों वाली जो कक्षा होती है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वो ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें, ऐसे सिलेबस का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों को संस्कृति व भाषा को शामिल कर सकें, ठीक है, संस्कृति और भाषा को शामिल कर सकें, ठीक है। रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दें, जी नहीं, ये गलत होगा। बच्चों के मानक यहाँ पर आ गया है, आप सीधे काट दीजिए। योग्यता के आधार पर अलग संख्या नहीं बना सकते हैं, यानी किसी भी बच्चे को हम अलग वर्ग में नहीं रख सकते हैं कि आप प्रतिभाशाली को अलग रख देंगे और जो है मानसिक रूप से कमज़ोर है उनको अलग रखेंगे, या जो प्रतिभाशाली है उनको अलग रखेंगे। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सभी बच्चों को, चाहे वो प्रतिभाशाली हों या फिर मंद बुद्धि हों या फिर सामान्य बच्चे हों, सभी को एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे बराबर बिठाना और सभी को समान शिक्षा देना है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि गलत है। यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विविध कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को, यानी विविध कक्ष का मतलब कि हमने बताया जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे हों, सभी प्रकार के बच्चे हों, सभी वर्गों से रिलेटेड बच्चे हों, तो जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सबके लिए एक जैसा शैक्षिक शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए, ठीक है, सबके लिए एक जैसा जो है शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए। दूसरा कि सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल सही। वैसे सही तो पहला ही है, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग दूसरा सही है कि सीखने सिखाने के लिए यानी किसी भी चीज़ को सिखा रहे हैं तो विविध सामग्री यानी जो भी उपकरण हैं उनका, यानी जो TLM होता है उनका यूज करना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से जो है उससे इंटरेक्ट कर पाएँ, सीख पाएँ। शिक्षा केंद्रित शिक्षण करना चाहिए। शिक्षा केंद्रित मतलब ये होता है कि शिक्षक अपने तरीके से पढ़ाए, वहाँ पे बच्चों की कोई खास योगदान ना रहे, भागीदारी ना रहे, तो ये गलत है। परीक्षाओं को और केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, जी नहीं, ये गलत होगा। यानी परीक्षाओं को केंद्रित शिक्षण करना चाहिए, परीक्षाओं को जो है केंद्र में रख के करना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक विविध कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को, एक टीचर को सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जो TLM यूज हो उनका यूज करना चाहिए। बच्चे कई बार क्या होता है नए नए उपकरण को देखकर वो सीखना चाहते हैं और जो है बहुत ज़्यादा उसमें रुचि भी दिखाते हैं, तो इसका 2nd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक छात्रों की चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? एक शिक्षक जो है छात्रों की चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? पहला कि उन्हें कड़ी सज़ा देकर, तो कड़ी सज़ा तो देना ही नहीं है,
एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है बनी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी टीचर बच्चों को कोई भी सज़ा नहीं दे सकता, ना कड़ी ना तो नॉर्मल सज़ा नहीं दे सकता है। ठीक है, पुरस्कार तो देना भी नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा है कि प्रत्यास्मरण व बार बार अभ्यास करने। प्रत्यास्मरण करने का मतलब ये होता है कि बच्चों को याद कराने पर जोर दिया जाए और बार बार अभ्यास करने के लिए कहा जाए, तो ये भी क्या है, गलत है। बच्चों को रटवाना नहीं है बल्कि समझाने की कोशिश करना ताकि वो समझे, किसी भी चीज़ को रटे नहीं, तो ये गलत है। उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उससे जूझने में मदद करके, बिल्कुल सही। उससे यानी बच्चों से उनकी भावनाओं के बारे में बात करके कि उनकी इच्छा क्या है और उनको उससे जूझने में मदद करके, पहला ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, यानी एक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो ये पहला सही है। ये जो है क्या कथन है। दूसरा तर्क दिया कि अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्य नीति है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा यानी तर्क भी सही है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षक जो है प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे? अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोणों और अनुमानों को हतोत्साहित करके, बिल्कुल नहीं। हतोत्साहित क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर प्रोत्साहित होता तो हम सही मानते, यहाँ पर क्या है, हतोत्साहित, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, बिल्कुल सही। बच्चे को सहज यानी जो भी उपयुक्त हो उस बच्चों से ये कहना चाहिए कि आप एक बार अनुमान लगाएं। ठीक है, अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें कि आप खुद से जो है अनुभव करें, अनुमान लगाएं कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा कि समस्या का चरण दर चरण समाधान लिख कर, जी नहीं, गलत होगा। पाठ्य पुस्तक ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके, ये भी गलत होगा। पाठ्य पुस्तक ज्ञान के पर ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना है बच्चों को, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कम उपलब्धि वाले बच्चों के कक्षा शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है। कौन सी रणनीति सबसे उपयोगी लगती है? पहला कि विद्यार्थियों को उसके कम उपलब्धि पर एक लंबा व्याख्यान देना। व्याख्यान क्या होता है, निगेटिव होता है। हम प्राइमरी लेवल के बच्चों को व्याख्यान तो दे ही नहीं सकते, लेक्चर हम दे ही नहीं सकते, उनके सर से ऊपर चला जाएगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो व्याख्यान शब्द कहीं भी नजर आए उसको देखते ही आप काट दीजिए, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, तुरंत काट देना है। दूसरा कि उसकी कम उपलब्धि के कारणों की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, ठीक है कि उसकी कम उपलब्धि के कारणों की, यानी उसने कम उपलब्धि, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो उसकी उपलब्धि अच्छी होनी चाहिए, उसके नंबर कम हैं, तो उनके कारणों की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यानी बच्चे को जो है कम नंबर क्यों मिली, उसकी उपलब्धि अच्छी क्यों नहीं रही है, उसका क्या कारण रहा है, उसको पहचानने का प्रयास करना चाहिए। और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें, यानी कम समय में कौन सी चीज़ें वो कर सकता है, उसको जो है उसके लिए वो लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा है कि स्कूल प्रबंधन को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहना, जैसे कम उपलब्धि वाले छात्रों के लिए अलग संकाय बनाना। अलग संकाय हमने पहले ही बताया क्या होता है, निगेटिव होता है। उनको किसी भी तरीके से पृथक या अलग करना ही नहीं है। बच्चे के माता पिता को बताना और उन्हें बताना कि उनके बच्चे में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए वह बच्चे को अलग स्कूल में डाल दे, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अगर बच्चे का प्रदर्शन अच्छा नहीं है या फिर बच्चे ने परीक्षा में कम नंबर लाए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चे, उनके माता पिता को ये कहें कि आपका बच्चा जो है वो जो है किसी काम का नहीं है, उसमें जो क्षमता वो है ही नहीं है पेपर पास करने की, आप उसको अलग स्कूल में जो है एडमिशन करा दें, तो ये ऑप्शन भी गलत है।
तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप अगर पेडागोजी का ऐसा सब्जेक्ट कह सकते हैं कि अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को ना तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि आपको बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचना होता है, बच्चे के हित के बारे में ज़्यादा सोचना होता है, टीचर के बारे में, या आप अगर खुद से जो है किसी विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो आपको अपने हित के बारे में नहीं सोचना है बल्कि बच्चों के हित के बारे में सोचना है। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं बच्चों के हित के बारे में तो पेडागोजी बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, 15 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो बच्चों के हित के लिए बात होती है, ना कि टीचर के हित के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है हमेशा किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी सॉल्व करते समय। नेक्स्ट है कि एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे ने गलत उत्तर दिया तो हमें क्या करना चाहिए। हमें का मतलब कि आप खुद एक टीचर होंगे और आपके सामने एक बच्चा है तो उस तरीके से आपको समझना है। बच्चे को डांटे और अधिक मेहनत करने के लिए कहें। हमने कहा कि बच्चे को डांटना तो बिल्कुल नहीं है, गलत होगा। माता पिता को बुलाकर शिकायत करें। शिकायत भी हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारा मतलब सही काम नहीं है कि आप कब अगर जो बच्चा है वो सही प्रदर्शन नहीं कर रहा तो उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे और उसको जो है डांटेंगे या शिकायत करेंगे, तो ये गलत है। विद्यार्थी को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहेंगे, ये भी गलत है। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर वो गलत लिख रहा है तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे कि एक सजा देंगे बच्चे को कि आप जो है इस प्रश्न का उत्तर बार बार लिखें, तो वो रटने वाला काम हो जाएगा, ये भी गलत है। छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार शिक्षण करें। बिल्कुल सही। जब बच्चा जो है गलत उत्तर देता है, उसका प्रदर्शन सही नहीं होता है, तो हमें ये उसके जो है छात्रों की जो सोच है उसमें वैचारिक चुनौतियों का पता लगाना चाहिए और उसके अनुसार शिक्षण करें। बच्चे के अनुसार हमें पढ़ाना चाहिए। बच्चे की किस सब्जेक्ट में रुचि है, किस तरीके से पढ़ना चाहता है, उस तरीके से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। बाकी 3 ऑप्शन आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो है गलत है और बहुत ही आसानी से आप इनको गलत काट सकते हैं। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को क्या गतिशील जिन्हें खिसकाया जा सके और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी होनी चाहिए। यानी एक जो टीचर है उसको कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, गतिशील होना चाहिए ताकि बच्चे जो है अपने तरीके से टीचर को बता सके। मतलब टीचर को एक ऐसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए कि बच्चा जिस तरीके से चाहे टीचर से पढ़ सकता है और टीचर को पढ़ाना भी चाहिए। अगर बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे बहुत आसानी से घुल मिल जाएंगे और चीज़ों को पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, सीखने की जो है कोशिश भी करेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, तो एक टीचर को क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, जिन्हें खिसकाया जा सके। खिसकाने का मतलब यहाँ ये है कि बच्चा जो है अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करे। यानी अगर बच्चा कहता कि टीचर आप जो है खेल खेल के पढ़ाएंगे, चलिए कोई खेल खेलते, खेल के माध्यम से पढ़ाएं, तो बच्चे के अनुसार टीचर को ढलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा कह रहा कि सर हमारे पढ़ने का मन नहीं है, हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरा पढ़ेंगे, आप ये वाला टॉपिक पढ़ें, तो आप टीचर जो है डांट देगा बच्चे को। तो ऐसा नहीं करना है। टीचर को गतिशील होना चाहिए और बच्चे के अकॉर्डिंग ढल जाना चाहिए। अगर आप खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको भी बच्चे के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, बच्चे की तरह जो है व्यवहार करना चाहिए पड़ेगा, तभी बच्चे समझ पाएंगे और आप में घुल मिल पाएंगे। ठीक है, अगर खेल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो आप टीचर होते हुए भी आपको बच्चा बनना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये गतिशील जिन्हें खिसकाया जा सके, इसका मतलब यही होता है। गतिशील जो नियत हो ये गलत है। तानाशाह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचर को तानाशाह होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये नहीं हो। पहले के टाइम पे टीचर तानाशाह होता था, लेकिन अब के टाइम पे तानाशाह होने से काम नहीं चलता टीचर का, तो ये गलत भी है। तानाशाह जिन्हें सब खिसकाया जा सके, ये भी गलत है। तो 3 ऑप्शन सीधे सीधे गलत है। हमने बताया था कि आप अगर किसी विद्यालय में जाते हैं टीचर बन के या फिर आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे होते हैं तो अपने आप को तानाशाह बिल्कुल नहीं मानना है, अपने आप को बहुत अच्छा नहीं मानना है, बहुत ज़्यादा योग्य नहीं मानना है।
बल्कि बच्चे को जो है ज़्यादा ध्यान में रखना है। बच्चे को ध्यान में रख के जो है चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से पेडागोजी को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बच्चे को केंद्र में रखना है, ना कि टीचर को केंद्र में रखना है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, तब आप 15 में 15 ला पाएंगे किसमें, पेडागोजी में। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी टोटली डिपेंड होता है टीचर और बच्चे के व्यवहार पे, संबंधों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही होगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमने 21 क्वेश्चन लिए हैं, 21 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक जो छात्र और टीचर का क्या संबंध होता है और कैसे टीचर को बिहेव करना चाहिए और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बच्चों को केंद्र में रख के, ना सिर्फ टीचर को केंद्र में रख के। ठीक है, तो ये आज की क्लास रही है, आज की पहली CDP की पेडागोजी की क्लास रही है। आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आज की क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेडागोजी की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।